हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप सर एजुकेशन। आज हम लोग अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में करेंगे। इसके पहले मैं दो क्लास आप लोगों को दे चुका हूं। दोनों में मैं इसका टर्मिनोलॉजी बताया था, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके बताया हूं। आप अगर वो क्लास नहीं देखे हैं, उसका वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उसका वीडियो देख लें ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये बहुत ही मजेदार कहानी है और रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है, आइंस्टीन के लाइफ से रिलेटेड है। ये उनका ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी थोड़ा सा अंतर है दोनों में। चलिए, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही लिखा है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड बाद में करते हैं, कहानी को हम डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है टेक्निकल टीम? जी सर। चलिए देखिए, पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1979। बोलिए, आपको मिला करने उनका जन्म 14 मार्च 18 कहां का था? इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मन के उल्म शहर में। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी सूचना, बिना कोई भी सूचना दिए, दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, वो महानता की ओर अग्रसर होने वाला है, महानता की ओर आगे बढ़ने वाला है। मतलब आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन तो बहुत महान हो गए थे। तो जन्म जब उसका बोर्न जब हुआ तो उन्होंने कोई इंडिकेशन लोगों को नहीं दिया कि मैं महान हो जाऊंगा, और वो धीरे धीरे एडवांस होता चला गया, मींस डेस्टाइन्ड होता चला गया। डेस्टाइन्ड मींस आगे बढ़ते चलाना, अग्रसर होते जाना, ठीक ना? डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, और महानता की ओर अग्रसर होता चला गया। और ये उन्होंने इंडिकेशन नहीं देते। कोई भी ग्रेट मैन दुनिया में जन्म लेता है तो उस बोर्न के समय इंडिकेशन दे देता है कि मैं आगे जाने वाला हूं, बहुत महान होने वाला हूं। तो ये नया नहीं था, ये सबके लिए वही होता है। कौन आप लोग में से भी कोई कल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो इसका कोई पहचान थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, बल्कि, ये पूरा जो है ना फ्रेज है। ऑन द कॉन्ट्रारी का अर्थ क्या होता है? बल्कि, प्रत्युत, प्रत्युत भी कहते हैं, बल्कि भी कहते हैं, ठीक है। दिस मदर, हिज मदर थॉट, उनकी मां ने सोचा, अल्बर्ट वाज अ फ्रीक। अब फ्रीक मींस बताओ? छोटा बुद्धिला बोलते फ्रीक। मां ने सोच लिया कि वो फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, टी डबल बहुत वेरी मच के लिए टू प्रयोग किया था। मच टू लार्ज, उसका हेड कैसा था? मच टू लार्ज, बहुत बड़ा, ठीक ना, थिंक टैंक की तरह हेड था। तो मां को लग रहा था शायद ये क्या है, फ्रीक है, छोड़ को दिया। आगे बढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 मींस 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन तब भी नहीं बोल रहे थे, वो बातचीत नहीं कर रहे थे। कितने साल तक? 2.5। आगे बढ़ते हैं। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने फाइनली अंततोगत्वा लर्न सीखा, टू स्पीक बोलने के लिए, तो ही uttered everything twice, हर चीज वो 2 बार बोलता था। Twice means 2 बार। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब आइंस्टीन नहीं जानते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान दीजिएगा। आइंस्टीन डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, व्हाट टू डू, क्या करूं, विथ अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों के साथ। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उनका प्लेमेट्स मींस होता है क्या जानते हैं? कमरेड्स। प्लेमेट्स मींस होता है साथी, दोस्त, फ्रेंड्स। कोई दिक्कत? प्लेमेट्स मींस स्कूल मेट होता है, स्कूल का जो दोस्त हुआ स्कूल मेट कहलाएगा। प्लेमेट, खेलते समय जो दोस्त है वो प्लेमेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, तो वो वर्ग के आधार पर मेट बन जाता है। तो प्लेमेट लोग उनका क्या करते थे? कॉल्ड, पुकारते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिम, उनको क्या पुकारते थे? ब्रदर बोरिंग, उबाऊ भाई, ब्रदर बोरिंग। क्योंकि ये किसी के साथ रहते नहीं थे, अकेला रहने लगा था। अब जो कुबदाएगा इनको, ये चीज करके कुढ़ाएगा उनको, तो और खराब लगेगा। कोई भी बच्चा को अगर कोई
उनके बोली के कारण, रंग के कारण, फाइट के कारण जब बार बार उनको टॉर्चर किया जाता है, बोल बोल के मजाक उड़ाया जाता है ना, तो बच्चा टॉर्चर हो जाता है। उस केस में वो एकांत पसंद हो जाता है, करने लगता है, ठीक ना। कहता है सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। देखिए नतीजा हो गया ना, यंगस्टर मींस वो बच्चा, यंगस्टर मींस वो बच्चा मींस आइंस्टीन। वो जो यंगस्टर था यानी वो लड़का था, प्लेड खेलता था, बाय हिमसेल्फ अकेले ही, खुद खेलने लगा। आगे कहता है, जरा सा आगे बढ़ा लो। अब देखिए ये तो बॉक्स का दिया हुआ एक को कहानी है। देखिए यहाँ क्या को टॉपिक है, क्या ऑटोनियोगेवर द हिस्टोरियन ऑफ एंसेंट मैथमेटिक्स। आप दोनों वीडियो मेरा देखे हैं तो आपको जरूर समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है ना। ऑटोनियोगेवर ये क्या था, हिस्टोरियन था एंसेंट मैथमेटिक्स का। टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। कहता उस लड़का आइंस्टीन के बारे में एक कहानी कहते थे। कौन, ऑटोनियोगेवर। ये क्या कौन थे, ये हिस्टोरियन था एंसेंट मैथमेटिक्स का, प्राचीन गणित का इतिहासकार थे। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या कहानी कहते थे कि ही कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए लीजेंड। उनका कुछ विशेषण एक कहानी सुनाकर बताया जाता है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। लेकिन वह स्पष्ट रूप से वास्तविक कहानी लगता है। कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका मतलब क्या, किसी के बारे में कुछ विशेष बात बताना, उनके चरित्र का बखान करना ना। वह कहता आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टरिस्टिक्स ना, कैरेक्टराइजेस जिनका कैरेक्टर बताया जाता है एज अ लीजेंड, एक कल्पित कथा सुनाकर, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक। लेकिन वह कैसा लग रहा था, वो फेयरली ऑथेंटिक लग रहा था। कैसा लग रहा था, फेयरली ऑथेंटिक। एज ही वाज अ लेट टॉकर। चूंकि यहां एज का क्या हो जाएगा, चूंकि ही वाज अ लेट टॉकर, वह देर से बोलने वाला था। टॉक मतलब बोलना, टॉकर मतलब बोलने वाला। जैसे रीड मतलब पढ़ना, रीडर मतलब पढ़ने वाला। तो टीच मींस पढ़ाना, टीचर मींस पढ़ाने वाला, समझ रहे हैं। तो यहाँ टॉकर है, बोलने वाला। कहता है as he was a late talker, चूंकि वह देर से बोलने वाला था, his parents were worried, उनका जो माता पिता था वह चिंतित था। क्यों, किसी का बेटा बहुत लंबे समय तक ना बोले, 2 साल 3 साल तक बोले ही नहीं, तो माता पिता पेरेंट्स चिंतित रहेंगे ही ना। तो पेरेंट्स क्या था, वरीड था। वरी मींस चिंता करना, चिंतित थे। अब कहता एट लास्ट, अंत में, एट द सपर, सपर के समय, सपर मींस रात्रि का भोजन, सपर के समय, टेबल, एट लास्ट एट द सपर टेबल, सपर टेबल पर मींस वो टेबल जिस पर बैठ करके सबको क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। इधर बैठा हुआ है कोई, इधर कोई, इधर कोई, इधर कोई, चेयर पर सब बैठा हुआ है ना। बैठ करके सब क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, रात्रि का भोजन कर रहे हैं। उस समय की कहानी है। कहता है सफर टेबल पर वन नाइट, एक रात की बात है, he broke his silence to say, he broke, उसने तोड़ दिया, his silence, अपनी चुप्पी को। वह जो चुप था, 2.5 साल कुछ बोल नहीं रहा था, वो ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, खामोशी ना। टूशे, और कहा, क्या कहा, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। सूप कैसा है, बहुत गर्म है। और सूप क्या होता है, मैं तुरंत दिखा दूं आप लोगों को सूप। तो ये है सूप, देख लीजिए कितना मस्त टेस्टी टेस्टी सब सूप है, ठीक ना। जबरदस्ती चोरी उरी नहीं करना, खाली देखने के लिए कर रहे हैं, कितना टेस्टी सब सूप है। यही सूप के बारे में बोला, द सूप इज टू हॉट, कि सूप जो क्या है, बहुत गर्म है। चलिए अब स्टोरी पर आते हैं। तो सूप आप देख लिए, और वही यहां लिखा है कि द सूप इज टू हॉट, कि सूप बहुत गर्म है। तब कहता है ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, ग्रेटली ने बड़ा जबरदस्त राहत लिया। किस कौन राहत लिया, ये रिलीफ कौन लिया, उनके पेरेंट्स। और कहता है आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, व्हाई ही हैड नेवर said a word before,
कि इसके पहले वो क्यों नहीं एक शब्द बोला? ये कौन पूछा? उनके माता पिता। यहाँ ही किसके लिए आ रहा है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, कि तुम इसके पहले कुछ क्यों नहीं बोला यार? अभी तक तू चुप चुप था, साइलेंट था एकदम। तो जवाब बच्चा क्या था? अल्बर्ट रिप्लाइड। फिर वो जवाब दे बैठता, जबकि पहले कुछ नहीं बोल रहा था। क्या रिप्लाई दिया? बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। अभी तक सब कुछ ऑर्डर में था, क्रम में था। अप टू नाउ मींस अब तक। अप टू न तक, देखिएगा अप टू बराबर मिलेगा आपको, इसका अर्थ होता है तक। अप टू नाउ मींस अब तक। एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, हर एक चीज किस में था? ऑर्डर में था। इसलिए मैं साइलेंट था ना, इसलिए मैं साइलेंट था और अब बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। कहां चले गए भाई? हाँ, he especially loved mechanical toys। वह स्पेशली लव्ड, विशेष करके प्रेम करता था मैकेनिकल टॉय से। किससे लव करता था? मैकेनिकल टॉय से। एक्चुअल में ये जो कहानी है ना, थोड़ा सा यहाँ लोटंकी क्या हुआ, ये तो एक बाउंड्री में रहता है, ठीक ना, और उसके बाद इसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन इससे है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, है ना, खुद ही खेलने लगा ज्यादातर समय। और बीच में जो है, ये बीच में एक बाउंड्री में होगा, बुक में आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा इस बुक में उतना बढ़िया नहीं दिया हुआ है, ये बाउंड्री में रहता है ऐसे करके, ठीक नहीं? तो ऐसे ही एक लीजेंड सुना दिया ऑटो द्वारा कहा गया, बराबर है ना? कहानी आपका यहां से So the youngster played by himself much of the time। अधिकतर समय यंगस्टर मींस वह लड़का खुद खेलने लगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे है he especially loved mechanical toy। अब कहता है वह जो खास करके लव करने लगा मैकेनिकल टॉय में। आगे कहता है लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपने नवजात बहन को देखकर। न्यूबॉर्न सिस्टर मींस उनका जो बहन थी, माजा। क्या कहा? कि माजा, उनका नवजात शिशु जो थी, न्यूबॉर्न सिस्टर, उसका नाम क्या था? माजा। He is sad to have said। He is sad to have said। ये किस टाइप का सेंटेंस है, इसके विषय में आपको मैं ग्रामर में क्लियर कर दूंगा, ठीक ना? अभी इसको आप डायरेक्ट नहीं समझ, अभी आप समझ लीजिए इसका अर्थ डायरेक्ट। He is sad to have said, यानी कि उसने कहा होगा। ये हम कौन है? आइंस्टीन। क्या कहा होगा? फाइन, ओ अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसका चक्का कहाँ है? यू ही पहिया कहाँ है? मींस पहिए कौन सा पहिए? कहता है वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ? ये यूं ही ह्यूमरस है एक केवल, ठीक ना, और इसका कोई मीनिंग यहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि अ हेडमास्टर वंस टोल्ड, एक हेडमास्टर ने एक बार कहा। स्कूल की कहानी अब आ गया ना। पहले हम लोग पढ़ रहे थे उनके बचपन के बारे में। आप देखिए स्कूल जा रहे हैं हम लोग, स्कूल मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन का स्कूल लाइफ का के बारे में इस पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 3 में, कि अ हेडमास्टर वंस टोल्ड, एक हेडमास्टर ने एक बार कहा। क्या कहा? कि हिज फादर, उनके पापा से, कि दैट की व्हाट आइंस्टीन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। देखिए कहता आइंस्टीन कुछ भी चुने, जो कुछ भी चुने, व्हाट मतलब यहां जो हो जाएगा, ठीक ना? बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड मिलता है विदाउट क्वेश्चन मार्क, समझिए वो क्या है? जो जिसे के लिए वो प्रयोग किया गया है, ठीक ना? जो कि मैं ग्रामर में आपको क्लियर कर दूंगा, अभी आप समझे। व्हाट आइंस्टीन चोज, आइंस्टीन ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी चुने, एज अ प्रोफेशन सब्जेक्ट के रूप में, वुडंट मैटर, इसका कोई मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वुडंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब वो बहुत बच्चा होगा, उसके हेडमास्टर के नजर में कमजोर बच्चा होगा, इसलिए बोल रहा है कि अरे ये कुछ भी चुने से अंतर पड़ने वाला, वुडंट मैटर, ठीक ना? ये कौन हमारे पढ़ के नौकरी लेने वाला है, बड़ा आदमी बनने वाला है, ठीक? बिकॉज इसको आगे लिख भी दिया है, बिकॉज क्या कि he will never make a success at anything। देखिए कितना बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट हेडमास्टर दिए है, कि he will never make a success at anything, anything किसी चीज में भी वह कभी भी सफल नहीं होगा।
एक हेडमास्टर को ऐसा सेंटेंस नहीं करना चाहिए किसी बच्चे के विषय में, है ना। अब टॉर्चर अति हो के कोई कह देता है अलग बात है, ठीक है। अब कोई अपमान ही बार बार करने लगे किसी हेडमास्टर का या किसी टीचर का, तो कहता है एक्सेस फॉर एवरीथिंग इज बैड ना। अति रगड़न अलन अनल भय चंदन से, बार बार अगर रगड़ेगा चंदन से भी आग निकलने लगेगा। तो हेडमास्टर को किस खेत का मूल्य है, तो उनको भी अगर आप रगड़िएगा तो स्वाभाविक का कुछ निकल जाएगा, वो अलग चीज है। नॉर्मल स्थिति में नहीं कहा जाना चाहिए, और अगर ये कहा भी हो सकता है ये भी परेशान कर दिया होगा हेडमास्टर को, इसलिए कर दिया ना। He will never make success at anything, कहता है किसी भी चीज में कभी वो सफल नहीं होने वाला है। आइंस्टीन began learning to play, तब आइंस्टीन शुरू कर दिया सीखना खेल ना। कौन सा खेल? द वायलिन। वायलिन, यहाँ वायलिन खेलना नहीं कहेंगे, वायलिन बजाना करेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर प्ले लगता है वो खेलना नहीं करके बजाना या गाना। वायलिन बजाया जाता है, ड्रम प्ले करेंगे तो ढोल बजाया जाता है ना। तो वायलिन बजाना वो क्या कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। आइंस्टीन began learning to play the violin, मींस वायलिन बजाने के लिए सीखना क्या बात शुरू कर दिया। At the age of 6 साल की उम्र में। आगे कहता है because his mother wanted him to do, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी him उसको to माने माँ भी यह चाहती थी कि वह यह काम करे। He later became a gifted amateur violinist, कहता he later means बाद में, later means बाद में, later became a gifted amateur violinist, वह हो गया एक गिफ्टेड अति प्रतिभाशाली अमेचर कम उम्र वाला वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने वाला। ये वायलिन क्या है तो मैं तुरंत वायलिन दिखा दूं आपको। देखिए यही है वायलिन, ये भी चोरी नहीं करना, देखना ये मेरा वायलिन है, ये वायलिन बजा है, देखना यही 6 वर्ष के उम्र में बजाना चालू कर दिया। कौन कर दिया चालू? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। यही वायलिन है। Why he started to play violin? Because her mother wanted to, ना उनकी माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा वायलिन बजाए, और वो वायलिन बजाने लगा 6 साल में। और वायलिन बजाने नहीं लगा बल्कि क्या कहा कि वो क्या बन गया था, एक अमेचर वायलिनिस्ट बन गया। अमेचर वायलिनिस्ट मतलब अमेचर मींस क्या होता है, कम अपरिपक्व, कम उम्र वाला। वायलिन वादक बन गया ना। चलिए आते कहानी पर। तो वही कहता ये जो है गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट बन गया था। कितना उम्र में? मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस कौशल को मेंटेन करते रहा पूरे जीवन भर। मेंटेन मतलब एक होता है कि आप खेलने सीख लिए, बजाने सीख लिए वायलिन, लेकिन आप फिर बजाने छोड़ दिए, समय के साथ आप भूल जाएंगे, बोलेंगे ना। लेकिन आप सब दिन मजा ले रहे हैं, एक भजन गा लेते हैं, एक कीर्तन गा लेते हैं, या गाना गा लेते हैं, बीच बीच में समय निकाल कर गा लेते हैं, तो आप मेंटेन कर रहे हैं अपने कौशल को। समझ में आया मेंटेन करना क्या बात? वही कहता मेंटेनिंग हिज दिस स्किल, इस कौशल को वो मेंटेन करते रहा थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरा जीवन भर। और क्या होता है आगे देखिए क्या होता है। बट Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil means student. Pupil means student. Pupil means student. Albert Einstein कहता है कि बैड पुपिल नहीं था, यानी कि बुरा स्टूडेंट नहीं था। और अमेचर का अर्थ देखिए यहां भी लिखा हुआ है ना, यहां अमेचर का अर्थ क्या लिखा हुआ है, डूइंग something for personal enjoyment rather than as a profession। अमेचर का अर्थ क्या लिखा है? ऐसा नहीं होता, ये भी होता होगा तब, ठीक ना, हमको नहीं। इस अमेचर में होता अपरिपक्व, इसका शुद्ध हिंदी है परिपक्व। एक मैचर होता है परिपक्व, अमेचर मींस होता है अपरिपक्व। यहाँ अर्थ लिया डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज ए प्रोफेसर। मतलब प्रोफेशन के रूप में कोई चीज अगर हम करते हैं, जैसे क्या कहा जाए, मैं हारमोनियम बजाता हूँ, ठीक ना, तो हारमोनियम बजाता हूँ इसलिए मुझे रात में कीर्तन करने जाना पड़ता है, ठीक ना, और उसमें मुझे 500 रुपया पर डे मिलता है।
या मैं श्राद्ध वगैरह में जाता हूँ, नाच करने जाता हूँ और वहां मुझे 1000 रुपया पर नाइट मिलता है, इसलिए हारमोनियम बजाता हूँ। और एक होता है कि नहीं, मैं हारमोनियम बजाता हूँ इसलिए बजाता हूँ कि हमको एंजॉय करना पड़ता है, समय समय पर मैं ऐसे ही भजन गाता हूँ या एक कीर्तन गाता हूँ, हरे राम हरे कृष्ण, कुछ ही मन लगा टाइम निकाल करके मन लगाता हूँ उसमें हारमोनियम में, तो वो मैं एंजॉय के लिए अगर कर रहा हूँ तो उसको हम कहते हैं क्या कि रादर देन एज प्रोफेशन, में व्यवसाय के लिए नहीं कर रहा हूं, व्यवसाय में पैसा कमाना, धंधा के लिए नहीं करता हूं, बल्कि किस लिए करता हूं, पर्सनल एंजॉय के लिए, उसको कहता है एमेचर। वो कहता है एमेचर वायलिनिस्ट बन गया ना, यानी कि व्यक्तिगत एंजॉय करने वाला बहुत बड़ा वादन बन गया, यानी कि उसको वायलिनिस्ट, वायलिन बजाने से पैसा नहीं कमाना था, बल्कि वो खुद बजाने के बल बजा बजा के एंजॉय करने के लिए बजाने सीखा था, और बजा भी रहा था और पूरा लाइफ टाइम जो है मेंटेन करते रहा इस स्किल को। समझ में आया? और इस वर्ड का यहां क्या मीनिंग दिया है, कहां तुम लोग, पुपिल, पुपिल का कोई मीनिंग है, पुपिल मींस होता है स्टूडेंट, क्या होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पुपिल, कहता वो बुरा स्टूडेंट नहीं था, ऐसा नहीं कि वायलिनिस्ट बन गया तो बुरा स्टूडेंट, अब पढ़ता लिखता नहीं था। आगे देखिए क्या होता है, he went to high school in Munich, Munich is a city, where is Munich, जर्मनी, मुनिक जर्मनी का एक सिटी है, कहता है वो हाई स्कूल करने मुनिक चला गया, where Einstein's family had moved when he was 15 months old in almost every subject, where Einstein's family had moved, जहां की आइंस्टीन के परिवार गए थे, when he was 15 months old, और जब वो 15 महीना तक वहां रह गया, and scored good marks, और बहुत अच्छे मार्क्स लाए in almost every subject, almost means लगभग, almost means लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे 8 सब्जेक्ट अगर चल रहा है 7 में ले आया होगा, कैसा लाया, गुड मार्क्स ना, कैसा स्कोरिंग किया, गुड मार्क्स। तब क्या हुआ, आइंस्टीन हाटेड द स्कूल्स, अब आगे आगे कह रहा है कि आइंस्टीन जो है स्कूल से हट करने लगा, स्कूल से नहीं बल्कि स्कूल से रेजिमेंटेशन, अब स्टॉप एस का अर्थ काके की होता है ना, स्कूल के रूल रेगुलेशन से, रेजिमेंटेशन का अर्थ मैं बताया था, क्या बताया था, उसका रूल रेगुलेशन, स्कूल का रूल रेगुलेशन को बोलते हैं नियम कानून, उसी को बोलते हैं रेजिमेंटेशन, क्या बोलते हैं, रेजिमेंटेशन, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इज क्या था, एक्सट्रीम इज बहुत अधिक, बहुत चरम सीमा तक ना, एक्सट्रीम का सिनोनिम को बता सकते हैं, पैसेज में मैं पढ़ाया था, याद कीजिए, पैसेज में कोई बच्चा चल, रेजिमेंटेशन कहता क्या है, तो ऑर्डर है, नियम है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, टेकन टू एन एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम टेकन किया गया हो, बहुत अधिक मात्रा में, अगर चरम सीमा तक अगर डिसिप्लिन और ऑर्डर कहीं में ना होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डिसिप्लिन स्कूल में हम कर दे, ऑर्डर कर दे, तब उसको हम बोलेंगे क्या चीज, रेजिमेंटेशन। और उस रेजिमेंटेशन से घृणा होने लगा, हेट करने लगा, कौन, यार क्या ये स्कूल में इतना सारा रूल है, इतना यहाँ डिसिप्लिन टाइट कर देता है, मजा नहीं लगता है स्कूल में, ये ड्रेस पहन के आओ, तो जूता लगा के आओ, टाई लगा के आओ, अब पढ़ाई करना है हमको, क्या ये सब सामने में आते हो तो ऐसे करो, तो गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, जो भी रेजिमेंटेशन है इसको हैट करने लगा, ठीक ना। और आगे क्या होता है कुटुंब को, एंड ऑफन क्लास्ड with his teachers, और प्रायः क्लैश्ड करता था, झगड़ा करता था with his teachers, अपने शिक्षकों से। क्लैश्ड का अर्थ होता है क्वारल, क्लैश्ड मींस क्वारल, QUARRELED, क्वारल, QUARRELED, क्वारल, करेक्ट स्पेलिंग कर दिस हो गया। तो क्या करते थे वो, क्लैश्ड, क्लैश्ड का क्या मैं बताया, और क्वारल्ड का स्पेलिंग यहाँ डबल एल हो जाएगा, ठीक ना, क्वारल में क्या होता है, डबल एल, QUARRELED, क्वारल्ड।
तो क्लाइड करता था, वो झगड़ा करने लगता था विद हिज टीचर्स, अपने शिक्षकों से। कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं सर। आगे कहा जा रहा है एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टीन लेफ्ट सो स्टिफलेड देयर that he left the school for good. Einstein felt so stifled. देखिए स्टैफर्ड क्या है? Unable to breathe, suffocate, दम घुटन फीलिंग करने लगना। सफोकेट मींस दम घुटन फीलिंग करने लगना। 15 साल तक स्कूल में रहा, 15 साल उम्र तक, 15 साल पूरा होने के बाद कहता है आइंस्टीन क्या होता है? फेल्ट, फील का दूसरा रूप है फेल्ट, फील मींस अनुभव करना, फेल्ट अनुभव करने लगा, सो स्टैफर्ड, बहुत ज्यादा दम घुटन, यानी कि अच्छा लगने लगा। आपके सारे नियम के प्रतिकूल अगर नियम जहां हो वहां आपको मजा नहीं लगेगा, आप दम घुटन फीलिंग करेंगे, लगेगा हमको किस नरक में दे दिया है ना। तो वही कहता है पूरा स्टैफर्ड फीलिंग करने लगा। स्टैफर्ड मींस सफोकेट ना, मैंने अनेबल टू ब्रीथ, जहां सांस नहीं ले सके उसको बोलते हैं सफोकेट फीलिंग करना। स्टैफर्ड समझ गए? तो कहता है ये स्टैफर्ड फीलिंग करने लगा, मींस दम घुटन फीलिंग करने लगा, देयर वहां, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तब फॉर गुड मींस सदा के लिए, अच्छाई के लिए नहीं, ध्यान रखना ये फ्रेज है, फॉर गुड मींस सदा के लिए, सदा के लिए। अब कहता है वो सदा के लिए स्कूल छोड़ दिया। अब तो भारी फेरा साइंटिस्ट कैसे बन के आगे चल के, अब देखिए क्या हुआ। अब स्कूल छोड़ करके कहां बकरी पीने चढ़ने गया, पढ़ाया है, आगे पता चलेगा। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स had moved to मिलान। मिलान इज अ सिटी इन इटली। मिलान क्या है? एक शहर है, और ये कहां है? इटली में है, ठीक ना। तो कहता है अल्बर्ट पेरेंट्स had moved to मिलान, और ये मिलान अल्बर्ट का पेरेंट चला गया, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटा को रिलेटिव्स के पास क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। लीव, एल ई ए भी लीव मींस छोड़ना होता था ना, एल ई ए भी लीव मींस छोड़ना, इसका वीटू रूप है लेफ्ट, ठीक ना, छोड़ दिया। देयर सन, अपने बेटा को, विथ रिलेटिव्स, सगे संबंधियों के पास ना। तब क्या हुआ? आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे समय तक डिस्कस करने के बाद, चर्चा परिचर्चा करने के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन ने दिखाया या जताया अपनी इच्छा, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी which was more liberal than Munich। कहता ये क्या हो गया? डिस्कस, जब लंबा समय मतलब समझाया हो जाए, प्रोलॉन्ग डिस्कशन इस लंबे समय तक समझाया उसके रिलेटिव ने कि बेटा पढ़ लो मत, ऐसे छोड़ो, मूर्ख रहोगे, अच्छा नहीं होगा, पढ़ाई कर लो, विद्वान बनोगे तो शोषण नहीं होगा, तुम कुछ बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई कर लो। तो उनको इच्छा हो गया, विश हो गया, ठीक है मैं पढ़ लूंगा, विश टू कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू करने के लिए विश हो गया, इच्छा हो गया, हिज एजुकेशन, अपना इच्छा एजुकेशन ना। लेकिन कहां इच्छा हुआ? अब देखिए इनका भोला भाला इंसान का इच्छा कहां हो गया? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड एक अदर देश है, ठीक है, कहां जन्म हुआ है? जर्मनी में। माँ बाप कहां चला गया? इटली। और इसका पढ़ने का इच्छा कहां होने लगा? स्विट्जरलैंड। लेनी का देनी रवाया ना। अभी स्विट्जरलैंड में पढ़ने जाने लगा, लेकिन वहां का क्या था? लिबरल था म्यूनिक की तुलना में। लिबरल मींस होता है ज्यादा सरल, ठीक ना। तो कहता है मोर लिबरल देन म्यूनिक ना। वहां जो है स्कूल जो था म्यूनिक में, वो लिबरल था, यानी कि ज्यादा सरल था। किसके तुलना में? म्यूनिक के। कहां का? जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैप दिखा लो, मैप देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक ना। इसमें मैं दिखा दूं आपको कौन कौन सा देश कहां है। हम लोग यहाँ है इंडिया में, यहाँ देखिए, ये धरती
ये है इंडिया, ये क्या है? इंडिया। इंडिया देख रहे हैं। और ये पूरा एशिया है, ये पार्ट क्या है? एशिया। यहाँ जापान होगा, यहाँ देखिए इधर है जापान, यही हिरोशिमा और नागासाकी है, ठीक ना। अमेरिका वाला जो एटम बम गिराया था इसी जगह। कोई दिक्कत नहीं सर। कितना अगस्त को बताया था मैं, वर्ड जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1955। ठीक। अब आप यहाँ देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यही उनका डेथ हुआ था, डेथ यही हुआ था। उसके बाद देखिए अदर कंटिनेंट हो गया आपका, जर्मनी यहाँ है, स्विट्जरलैंड यहाँ है, स्विट्जरलैंड यहाँ है, उसके बाद फिर इटली यहाँ है। देख रहे हैं, आपके पास मैप होगा, आप हम यहाँ दिखा दिया आपको, नहीं अगर दिखाई पड़ता होगा मैप में देख लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग इंडिया वाले यहाँ, ठीक ना, हमारा जापान यहाँ है, उसके बाद जर्मनी यहाँ है, स्विट्जरलैंड यहाँ, इटली यहाँ है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का यहाँ है। कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ था, उनका जन्म बोर्न हुआ था जर्मनी में, एजुकेशन अब प्राप्त करने की इच्छा कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इस जगह है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ये है, यहाँ लिखा हुआ है, नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है, कुछ दूसरा चीज है। स्विट्जरलैंड यहाँ है, ठीक ना। अब इनका माता पिताजी कहाँ चले गए हैं? इटली, और ये पढ़ने की इच्छा जता रहा है यहाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। और इसी जगह एक सर्बिया देश भी है, सर्बिया देश इसी जगह है, सर्बिया नहीं मेंशन किया हुआ, ये है सर्बिया, ठीक ना। अब सर्बिया का निवासी थी एक लड़की जो कि स्विट्जरलैंड वो भी पढ़ने आती है, ठीक ना, जिसका नाम मिलेवा मेरिक रहता है, ठीक ना। अब सर्बिया देश से ये पढ़ने आती है और जर्मनी से आइंस्टीन आते हैं, दोनों कहां चले गए? स्विट्जरलैंड, और इनका माता पिताजी इटली में है। अब आगे क्या होगा वहां का तो बहुत डर है। अब देखो आगे क्या क्या होता है, मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग डर जाएंगे। इसको जरा हटा लूं। अब देखिए यहाँ है कि आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। देखिए गिफ्टेड खाली नहीं कर रहा है, बल्कि हाईली गिफ्टेड, उन्हें बहुत ज्यादा तेज था किसमें? मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड, और इंटरेस्ट लेते थे, मजा लेते थे किसमें? फिजिक्स में। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है ना कि कैसे थे ये इंसान। एक इस इंसान का एक कहानी पढ़े, स्कूल के रेजिमेंटेशन से इनको हेड होता था ना, स्कूल छोड़ दिया, फिर सब जाया स्विट्जरलैंड पढ़ने चला गया ना। और आगे इनके बारे में बताया जा रहा है क्या कि ये मैथ में बहुत गिफ्टेड थे और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लेते थे। कोई दिक्कत नहीं सर। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करना मतलब क्या? स्कूल तोड़ दिया होगा? नहीं, मतलब हाई स्कूल पढ़ाई खत्म हो गया, मैट्रिक पास हो गया। He decided to study at a university in Zurich। अब कहता है जूरिक में ही कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ने का इन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि जूरिक यूनिवर्सिटी पे अब मैं पढ़ूंगा। मैट्रिक का भी पढ़ाई वहां कर लिया, उसके बाद अब फिनिश कर लिया, उसके बाद वो जूरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहने लगा ना। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। देखिए वालरस इसे कहते क्या जानते हैं? एक प्रकार का समुद्री घोड़ा होता है वालरस, ठीक ना। तो कहता है घोड़े जैसा मोछ वाला जो वो युवा लड़का था, स्मार्ट लड़का। डैशिंग यंग मैन किसको बोलते हैं? और डैशिंग यंग मैन होता है जोशीला युवा, ठीक ना, जोशीला युवा। और उसको कहता है कि विथ द वायरस मुस्टाच। देखते हैं मुस्टाच कैसा है, देखिए मुस्टाच कैसा है, तुरंत स्ट्रिंग को दिखाता हूं। देखिए मुस्टाच दिख रहा है, घोड़े की तरह मुस्टाच नहीं लग रहा है? तो कहता वायरस की तरह जिनका मुस्टाच था, वो आदमी जो है क्या कर लिया, वो क्या वो कहा था सिर्फ साइंस में भी ही इंटरेस्ट नहीं था उनकी ना, बट साइंस wasn't the only thing। सिर्फ साइंस ही नहीं था that जो अपील्ड, उनको अट्रैक्ट किया था उस युवा व्यक्ति को जिसका मौज किसकी तरह था? जिसका वायरस मुस्टाच ने घोड़े जैसा जिसका मौज था, इसे हंसने के लिए दिया है, ठीक ना। मींस खड़ा मौज था, ठीक ना। मौज कैसा था? खड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 21 साल में इस तरह ही लगते थे, ठीक ना। फिर कहता है आइंस्टीन इन 1955 as we remember him now, अब 1955 में इस तरह वो लगते थे। उनका डेथ कब हुआ था? 1955, अर्थात जिस साल निधन हुआ था उस साल का ये फोटो देखिए कैसा है। आगे बढ़ो। यस सर। आगे देखिए। He also felt a special interest, उसने अनुभव किया, फील किया, फील मींस फैक्ट, अनुभव किया, एक विशेष रुचि इन अ फेलो स्टूडेंट, एक साथ में पढ़ने वाले एक छात्र में, मिलेवा मैरिक, जिसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever, जिसको उन्होंने पाया था चालाक क्रीचर लगाया, क्लेवर क्रीचर मतलब चालाक जंतु, जिसको उसको लग रहा था यही एक चालाक जंतु है, ठीक ना। मिलेवा मेरी एक लड़की था, ठीक ना, लग रहा था कि यही चालाक है, बहुत चालाक है। आगे कहता है दिस यंग सर्वर had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। कहता है कि स्विट्जरलैंड में जूरिक यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां की वुमेन डिग्री गेट कर सकते थे, प्राप्त कर सकती थी, महिला डिग्री जो प्राप्त कर सकती थी, किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी इन जूरिक से, जूरिक का उस यूनिवर्सिटी से। कोई दिक्कत नहीं। और ये थी कहां की? सर्बिया देश की थी। सर्ब कहते मीन सर्बिया देश की थी। और ये कहां पढ़ने चली गई है? स्विट्जरलैंड। क्यों गई? कारण बता दिया, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जूरिक यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां से महिला डिग्री ले सकती थी। बाकी तो पहले तो ऐसा भी सिस्टम था कि लड़की नहीं पढ़ेगी, महिला नहीं पढ़ेगी, सब गलत गलत अवधारणा था उसमें ना। आगे बढ़े। आइंस्टीन सॉ इन हर एन अली, अब आइंस्टीन को लगा उनमें, इन हर, उनमें मींस लड़की में, मिलेवा मैरिक में एक अली लगा, एक दोस्त लगा इसमें कि मेरा ये सखी हो सकता है, सकती है, मित्र हो सकती है। अगेंस्ट द फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन के विपरीत, विरुद्ध। फिलिस्टाइन उन लोगों को कहते हैं जो कि क्या कहते हैं, आर्ट या म्यूजिक आदि जो लाइक करते हैं उनको बोलते हैं फिलिस्टाइन। आदि को जो लाइक ना करे, ए वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और म्यूजिक। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक ये सब सब्जेक्ट जो पसंद नहीं करे ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइन। और कहता है ये फिलिस्टाइन को तो पसंद खुद भी नहीं करते थे, लेकिन इनके विपरीत ये जो लड़की थी इसमें ये मजा लेने लगा, इंटरेस्ट लेने लगा। कौन? आइंस्टीन। अब आइंस्टीन किस में मजा ले रहे हैं? उस लड़की में जिसका नाम क्या था? मिलेवा मैरिक। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। कहता है क्या? Those people in his family, उनके परिवार के वे सब लोग, and at the university और यूनिवर्सिटी के लोग, with whom जिनके साथ he was constantly at odds, जिनके साथ वो लगातार at odds रहते थे। at odds का यहाँ जगह मतलब कि झगड़ा झंझट में रहते थे, उनके साथ रुचि नहीं होता था, ठीक ना, खिन्न रहते थे। ओड बने क्या होता है? मैं कहता दो वो हमको ओड लगता है ना, बेकार लगता था, फालतू लगता है। वह कहता है कि फैमिली के लोग और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लोग थे जिनके साथ ये ओड पर रहता था। एट ओड मींस उनके साथ बेमेल रहता था, अच्छा नहीं लगता था। बात बुझे ना, ये डिसलाइक करते थे उन लोगों को। लेकिन यहाँ जो थी वो लड़की मिलेवा मैरिक, उसमें इनको विशेष अली लगा ये मेरा दोस्त होने लायक है, मुझे दोस्ती इनसे कर लेना चाहिए, ठीक ना। और उस लड़की में दोस्ती दिखा और उनसे दोस्ती भी कर लिया। द कपल फेल इन लव, बस जो होना था वही हो गया पनाह को। द कपल फेल इन लव, अब पनाह उनके साथ लव में गिर गया, ठीक ना, मींस प्यार करने लगा। अब इनको क्या हो गया?
लेटर्स सरवाइव, अब लव लेटर लिख के देने लगा, इन विच दे पुट, जिसमें वे लिखते थे, देयर अफेक्शंस, अपने प्यार को, प्रेम को, इनटू वर्ड्स, शब्दों में, मिक्सिंग साइंस, साइंस शब्द का प्रयोग करके लव लेटर लिख लिख करके देने लगा। किसको? साइंस वर्ड मिक्सिंग करना क्या हुआ? वही कुछ ऐसा शब्द उनको देंगे, विज्ञान का शब्द का प्रयोग कर करके लिखने लगे लव लेटर मिलवा मेरी को, कि आई लव यू माई एलईडी, उनको अब एलईडी दे दिया। जब मैं तुमको देखता मुझे करंट लग जाता है, ओ हरे करंट लग जाता है। अब इनको लगा करंट, वो फिजिक्स का, साइंस का वर्ड यूज होने लगा ना, उनको क्या दिया कि तुम मेरा कली हो, कली अब विज्ञान का शब्द है कली, या तुम मेरा गुलाब फूल हो, गुलाब फूल अब देखने में अच्छा लगता है, अब वो विज्ञान के सेंस में उसका प्रयोग कर दिया, गुलाब फूल सेंटदार है, ज्यादा आदमी लाइक करता है, तो वो उस सेंस में, मतलब साइंस वर्ड मिक्सिंग कर करके पूरा लव लेटर लिखने लगे ना, ताकि अट्रैक्टिव हो। अब देखिए पढ़ना क्या करता है, तो आपने नकल नहीं करनी, नकल खनको जमाना बहुत घटिया है, ठीक ना, अभी तुमको फेरा में फंसा देगा, इसलिए इसे नकल नहीं करना, खाली देखो। आंखें सुनेवा, आंखें देखीवा, काने सुनीवा, मुक्ते कछु न कहना, यह जग है कांटे की बाड़ी, देखी देखी पग धरना, ठीक ना। ये संसार अभी का बहुत डेंजरस है, ये सब गलत चीज का नकल नहीं करना, केवल बढ़िया चीजों का नकल करना, ठीक। अभी आंख से देखो, कान से सुनो, मुंह को बंद कर लो, सबसे भलाई इसी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनको क्या होता है, अब देखो पढ़ा की करे करना चाहिए, मिक्सिंग करके लेटर लिखने लगा साइंस में, विथ टेंडरनेस, बहुत प्यार से, टेंडरनेस मींस क्या होता है, बहुत प्यार से। अब देखो वो लव लेटर भी लिखता है तो बड़ा प्यार से लव लेटर लिखता है, ठीक ना। ये तो आप लोग अब 9th 10th के बच्चे हैं, हो सकता है आपको कुछ जवान भी हो गए हो, कुछ नहीं भी हुए हो, लेकिन ये मतलब कि होता है कि आदमी लव लेटर जो लिखता है ना, बहुत उसको लिखने में आनंद लगता है, बड़ी प्यार से लिखता है। क्या तुम लोग अनुभव कर लिया इसका मतलब, चलो हटो, बड़ी टेंडरनेस के साथ, बड़ी प्यार से, नहीं कुछ देखने बहुत ज्यादा ही मजा ले रहा है, तो उसको क्या करते थे, टेंडरनेस के साथ लव लेटर लिख दे रहे थे, किनको, मिलवा मेरी को, साइंस का वर्ड मिक्सिंग कर करके, ठीक ना। अरे ये तो विद्वान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड वाला आदमी है ना, कि क्या क्या कब लिखेंगे इनका वो गिनती है, विद्वान आदमी भी नहीं थे बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्वान थे। क्या अब इनका एक पक्ष खाली ये नहीं देखना कि पीएचडी में जाके, एमबीबीएस में जाकर के, या हायर एजुकेशन में जाकर के अगर किसी लड़की से दोस्ती कर लिया तो बहुत बड़ा गुनाह हुआ, ठीक ना, बात समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े विद्वान जो भी कुछ किए होंगे वो सोच समझ के किए होंगे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और गर्व, खुशी और गर्व होगा, आई शैल बी, हम लोग होंगे, व्हेन वी बोथ, दोनों साथ में, हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। देखिए मैं बोला था ना, वो महान आदमी थे, वो कुछ सोच के ही काम किए होंगे। वो लड़की जीनियस उनको लगा, बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंस जो होगी ना, तो इनको लगा होगा कि शायद इनके साथ अगर मैं दोस्ती कर लूं, या इनको इनसे बहुत मतलब कि शादी विवाह कर लूं, तो ऐसा होगा कि हम दोनों एक अलग माइंड का होंगे, तो हम रिलेटिविटी पर काम करेंगे। अब रिलेटिविटी पर काम करना कोई साधारण बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो देखिए अब इनका पर्पस ये नहीं है कि हम लोग खागरी करेंगे, पर्पस ये है कि दोनों मिलके बड़ा इन्वेंशन करेंगे ना, फिजिक्स को बहुत आगे बढ़ाएंगे ना। वही कह रहा है कि विक्टोरियस कंक्लूजन तक पहुंचा देंगे, विजयात्मक निष्कर्ष तक ना। और किस पर काम करेंगे, रिलेटिविटी पर। रिलेटिविटी सापेक्षता होता है, ये फिजिक्स का चीज है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1900 यानी 1900 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 21, जब इनका उम्र कितना हो गया था, 21, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ये एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया, यानी कि बीए का डिग्री मिल गया, बीएससी का डिग्री मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन ये
डिग्री तो बीएससी ग्रेजुएट तो हो गया इनको, लेकिन ये अनएम्प्लॉयड हो गया, इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है अभी, अनएम्प्लॉयड ना बेरोजगार। आगे बढ़े। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, अब सहायक शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। सहायक शिक्षक में किसी के अंडर में जाकर प्राइवेट के रूप में टीचिंग करना, 5,000 10,000 दिया होगा महीना। gave private lessons and finally secured a job in 1902 mean 1902। अब 1902 ईस्वी में अंततोगत्वा कहता है उसने फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, जॉब उनको कब मिल गया? 1902 में। हाँ, सिक्योर्ड में प्राप्त हो गया ना। अब पहले, इसके पहले कौन पढ़ाई पढ़ाते थे? ये प्राइवेट टीचिंग करते थे ना। अब जॉब इनको कब मिल गया? 1902 में। अब किस पोस्ट पर का था? एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कैसा मिला? टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्लिन, बर्लिन शहर है, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी का, जर्मनी का राजधानी कहाँ है? जर्मनी का राजधानी। चलो ये बर्न है, बर्लिन नहीं था, मिस हो गया बोलने में, ठीक ना। बर्लिन तो जर्मनी का राजधानी है, ये बर्न है, बर्न स्विट्जरलैंड का राजधानी है। देखिए BERN है, बोलने में मिस हो गया, ध्यान नहीं दे पाए। देखिए है ना, बर्न है, और बर्न क्या है? स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल में एक पेटेंट ऑफिस था। क्या था? पेटेंट ऑफिस कहते हैं। यहाँ देखिए पेटेंट का मीनिंग दिया हुआ है, a document which gives the right of an invention to an inventor। इन्वेंटर यहाँ देखिए, जो इन्वेंट करता है, खोज करता है, उसको इन्वेंटर कहते हैं ना, उस काम को इन्वेंशन कहते हैं। इन्वेंट करने का काम इन्वेंशन, TION लगा के नाउन बनाया जाता है। इन्वेंशन मतलब खोज, इन्वेंटर मतलब इन्वेंट करने वाला, इन्वेंट इज वर्ब ना। तो जो खोज कुछ भी करता था, उस खोज को ये अधिकार देता था ना, उसके डॉक्यूमेंट्स के, हाँ आप जो खोज कर रहे हैं कीजिए, बढ़िया कर रहे हैं, ये आपका सही है, ये गलत है, मींस राइट देता था उन इन्वेंटर को कि आप ये खोज कर सकते हैं। बात बुझे? तो उस ऑफिस को कहते हैं पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में आपको भी जाके परमिशन लेना पड़ेगा, आप कुछ इन्वेंट करते हैं तो पेटेंट ऑफिस में इनको जॉब मिल गया। किस पोस्ट पर? टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कहाँ को नौकरी मिली है? बर्न में। बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, बर्न है स्विट्जरलैंड का राजधानी। कोई दिक्कत नहीं? मैं दोनों देश दिखाया अभी आपको मैप में। While he was supposed to be assessing, while he was supposed to be assessing other people's invention, वहाँ while जबकि he was supposed to be assessing, उनको जांचना होता था। सपोज्ड का यहाँ मीनिंग अगर लीजिएगा थोड़ा सा विपरीत सा लगता है। he was supposed to be assessing मींस उसको जांचना पड़ता था, या जांच का काम दिया जाता था। he was supposed, उनको जांच का काम दिया जाता था। other people's invention, अन्य लोगों के खोज का, यानी कोई चीज इन्वेंट करके आता था, खोज करके आता था, तो उसको जांचना था कि ये सही क्या है, गलत क्या है, ये जांच करना काम किसका होता था? Einstein was actually developing his own ideas in secret। अब देखिए, secret means चुपचाप, चुपचाप आइंस्टीन भी अपनी आइडिया को डेवलप कर रहे थे। वास्तव में कहता है एक्चुअली, वास्तव में डेवलपिंग, खोज कर रहा था, विकसित कर रहा था his own ideas, अपना भी आइडिया, अपना तरीका, सीक्रेट, चुपचाप ना। He is said to have jokingly called his desk, he is said, वह कहा करते थे jokingly, मजाक से, called his desk, अपने डेस्क को कहते थे, डेस्क ड्रॉवर को, सॉरी, अपने डेस्क ड्रॉवर को कहते थे at work, जहां काम करते थे, the bureau of the theoretical physics, थियोरेटिकल फिजिक्स का ऑफिस, ब्यूरो मींस ऑफिस होता है, ठीक ना। ये क्या कर रहा है आपको मैं समझा दूं जरा सा, एक मिनट साफ कर लो। हाँ, ये कह रहे हैं कि he is said to have jokingly called his desk drawer, he is said to have jokingly called,
यानी कि वो मजाक ढंग से कहा करते थे ना, वह मजाक ढंग से कहा करते थे। हिज डेस्क ड्रॉवर, अपने डेस्क ड्रॉवर को, डेस्क ड्रॉवर होता है जिसमें कि सामान वामान रख के, एक तो दराज टाइप का होता है, ठीक ना, जैसे टेबल पर नहीं लगा रहता है नीचे में तो उसको, और बड़ा बड़ा जो डेस्क रहता है ऑफिस सब में, तो वो डेस्क ड्रॉवर का है। तो डेस्क ड्रॉवर में जहां जहां वो अपना सामान कागज पत्तर रखता था उसको खींचता था, फिर कागज पे जो भी लिखा पढ़ी करना है फिर रख करके उसको बंद कर देता था। तो उसको प्यार से कहते था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये मेरा थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक ऑफिस है। डेस्क को कहा जाता था, तो ड्रॉवर को कहता था यही मेरा ऑफिस है। बस जैसे पूरा रूम है ऑफिस, वो रूम को नहीं कह रहा है बल्कि पार्टिकुलर किसी ड्रॉवर को क्या कर रहा है, ऑफिस। आगे बढ़े। हाँ सर। पूरा इंग्लिश पढ़ने में कहीं एक लाइन दो लाइन कुछ विशेष टाइप का सेंटेंस आ जाता है तो उसमें परेशान नहीं होना, क्यों 100% हिंदी इंग्लिश का कन्वर्ट सरल ढंग से नहीं होगा 100%, ठीक है। कुछ तो आपको पढ़ते पढ़ते अभ्यास होगा कि इस टाइप का वो ये सेंटेंस है, समझ और सारे ग्रामर्स जब आप पढ़ लेंगे, सभी ग्रामर्स पढ़ लेंगे, तब आपको बहुत बात समझ में आएगा वो ये किस टाइप का है सेंटेंस, समझ। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में रहेगा, पैसिव वॉइस के रूप में रहेगा, तो सब सेंटेंस आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी। वो परेशान नहीं होना है, सबको समझ कर सीख जाएंगे। आगे बढ़े। आगे देखिए क्या है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स of 1905 was Einstein's special theory of relativity। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पेपर फेमस हो गया ना, वन ऑफ द फेमस पेपर, एक प्रसिद्ध पेपर में से। ये डिग्री का फॉर्म है, वन ऑफ द जो है ना डिग्री का फॉर्म होता है। वन ऑफ द मींस होता है में से एक, वन ऑफ द क्या क्या होता है, में से एक। तो फेमस पेपर आइंस्टीन का बहुत सारा फेमस पेपर है, उनमें से एक 1905 ईस्वी में इन्होंने खोजा था ना, वो क्या था, आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में। बताया था पहले स्पेशल होता है फिर बाद में जनरल। जी सर। हालांकि दोनों दो चीज में ट्रिक आपको दिया था केवल। अकॉर्डिंग टू व्हिच, जिसके अनुसार, यानी कि इस थ्योरी के अनुसार, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं होता, ये बदलता है, ठीक ना। जैसे कि आप जब कह रहे हैं 10 बज रहा है तो किसी घड़ी में 10 बज करके कुछ मिनट भी होता होगा, किसी घड़ी में 10 बजे में कुछ कम समय भी होता है, और कब होगा किस स्थिति में होगा ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। इंडेड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो, कहता है एकदम परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक भी रहे, मतलब एकदम पूरा पूरा एग्जैक्ट एक ही कंपनी का एक ही जैसा क्लॉक रहे, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो भी सेम टाइम नहीं दिखाएगा। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, कहता यदि दोनों एक साथ आ जाए एक जर्नी के बाद, दोनों घड़ी पहना हुआ है, आप है आपका दोस्त है, घड़ी पहन करके बहुत लंबी दूरी से आ रहे हैं, जर्नी के बाद देखेंगे टाइम तो कुछ ना कुछ वेरी कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। If one of them has been moving very fast relative to the other, कहता है यदि एक बहुत तेज गति से आ रहा हो दूसरे की तुलना में ना, मतलब कि दो लड़का है आ रहे, एक बहुत तेजी से आ जा रहा है, एक स्लो से आ जा रहा, कहता है दोनों का टाइम थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। क्या था फुल स्टॉप सर, हाँ यहाँ, from this followed the world's most famous formula, from this, इससे, किससे, इस थ्योरी से, ये जो थ्योरी दिया टाइम और इस डिस्टेंस के बारे में, ये रिलेटिव नहीं होता है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, बताया ना, टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, नॉट एब्सोल्यूट नहीं होता। तब कहता है फ्रॉम दिस, माने इस सिद्धांत से, फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इसी से निकल पड़ा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला, विच डिस्क्राइब, जो वर्णन करता है संबंध, रिलेशनशिप, किसके किसके बीच, तो मास और एनर्जी, E = mc²।
यहां कहता है कि इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। स्टैंड्स ना प्रतीक है ना, प्रतीक नहीं प्रतीक। यह प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक बनाया गया है। E प्रयोग किया गया है किसके लिए? एनर्जी के लिए। और M स्टैंड्स फॉर मास। M किसके लिए प्रयोग किया गया है? मास के लिए। स्टैंड यहाँ साइलेंट है, स्टैंड्स फॉर ही है ये, ठीक ना। M स्टैंड्स फॉर मास और M किसके लिए प्रयोग किया गया है? मास के लिए। एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट। और C का प्रयोग किसके लिए किया गया है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड के लिए। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में बन सकता है। E बराबर mc स्क्वायर में E किसके लिए प्रयोग किया गया है? एनर्जी के लिए। M मास के लिए। C स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट कहां? इन वैक्यूम में। और फिर यह बताया जा रहा है, और वो कितना है? लगभग, अबाउट मींस लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना है? निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल। अब देखिए यहां रिलेटिविटी के बारे में क्या बात बता रहा है कि व्हेन यू सीट विद अ नाइस गर्ल, जब एक सुंदर लड़की के साथ आप बैठते हैं, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे तक, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको 2 मिनट लगेगा। आगे कहता है व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव, अगर गर्म स्टोव के पास आप बैठते हो, फॉर 2 मिनट्स 2 मिनट तक, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। तो यही रिलेटिविटी है। माने गर्म आग के पास अगर आप बैठ जाओगे तो आपको 2 मिनट 2 घंटा लगने लगेगा, लेकिन एक नाइस गर्ल्स के पास अगर आप बैठते हैं, सुंदर लड़की के पास अगर आप बैठते हैं, तो आपको क्या होगा? 2 घंटा 2 मिनट के बराबर। ना खुशियों में माइंड रहता है, समय खो जाता है आदमी, ठीक। बाकी तो आगे नहीं बता सकता हूं, ये तो अनुभवी लोग से पूछना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। While Einstein was solving the most difficult problem, जब आइंस्टीन सॉल्व कर रहे थे सबसे कठिन प्रॉब्लम को इन फिजिक्स में, his private life was unraveling। अब देखिए दुख का घड़ी आ गया। अब वो फिजिक्स का कठिन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मिलेवा मेरिक के साथ, लेकिन प्राइवेट लाइफ कैसा हो गया? अनरेवलिंग हो गया, नाखुश जिंदगी जीने लगा। अनरेवलिंग का अर्थ था बड़ी दुख भरी जिंदगी जीना ना, यानी पति पत्नी के बीच क्या हो गया? फ्रिक्शन। प्राइवेट लाइफ में वही पति पत्नी के बीच का जिंदगी वो कैसा होने लगा? अनरेवलिंग होने लगा, दोनों के बीच फ्रिक्शन होने लगा। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा मेरिक। अल्बर्ट क्या करना चाहता था? शादी करना चाहता था मिलेवा मेरिक से। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपना स्टडीज खत्म करने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन मां इसके विरुद्ध में थी। बोला पढ़ाई हम खत्म करके इससे शादी करेंगे। इनके बारे में अब अलग कुछ बताया जा रहा है, ठीक ना, कि अगर ये शादी करना चाह रहे थे उनसे, लेकिन मां चाहती थी नहीं, ओकरा शादी नहीं करना, तो मैरिज पुत्र को आधी तोड़ी दो मैरिज तक ना। क्यों का कारण बताया जा रहा है। सी थॉट मिलेवा, वह सोचती थी मिलेवा के बारे में, was 3 years older than her son। यहां से है मां, कहता है बेटा से 3 साल क्या है? ज्यादा है। तो उनको तो चिंता होगा ही, मां को कोई मां चाहेगी हमरा 10 साल और बड़ो लड़की से बेटा शादी करा दियो? कि चेतो तो रहे मम्मी सवाल नहीं उठता कि बेटा मेरा 15 साल का लड़की हम 25 साल का लाके शादी करा दे, जब कंधा उठा के पटक देगी लड़कियां तुमको, ठीक ना। तो यहां अब क्या होता है? was too old, वो बहुत ज्यादा उम्र की है ना, for him, उनके लिए। हिम कौन है यहाँ? Einstein। She was also bothered by मिलेवा's intelligence। वह मिलेवा के बुद्धि से भी bothered थी, परेशान थी। bothered means distraught, परेशान। मिलेवा का इंटेलिजेंस जो था, तेज बुद्धि, ये भी बहुत ज्यादा हुआ होगा ना। और इनकी मां परेशान हो रही है, शायद इनका इतना बुद्धि है, इतना ये तेज लड़की है, तो मेरा बेटा निकल जाएगी ना। मां का ये ना था कि अरे बेटा हो लड़कियां तो शादी नहीं करेगी, तेरा बर्बाद करी तो तेरा जान ले तो,
तो वही फिर इनको पढ़ गया वहां से। सी इज अ बुक लाइक यू, मां कह रही है बेटा तुम्हारे जैसा वो भी बुक है, मींस तुम जितना इंटेलिजेंट हो ना तुमसे वो कम नहीं है। His mother said, उसकी माँ ये कह रही है। देखो कोई जब कोई चीज कहता है ना तो उसका स्टेटमेंट कोई डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आपको देखने को मिलेगा। His mother said, माँ कह रही है, क्या कह रही थी कि she is book like you। सी यहाँ कौन है? मिलवा मेरिक है। यू कौन है? आइंस्टाइन। और ये कौन कह रहा है? उसकी माँ। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने शादी को क्या कर दिया? वेडिंग ऑफ कर दिया, टाल दिया। वो डबल एफ ऑफ किसी चीज को दूर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक ना? तो आइंस्टीन ने वेडिंग को क्या कर दिया? टाल दिया। आगे बढ़ते हैं। The pair finally married in January 1903, यानी कि 1903 ईस्वी में के जनवरी में दोनों शादी कर लिया। नहीं माना पाना, ठीक ना? पाना नहीं माना, मां को बोल दिया नहीं मनबो हो तोरा ठो क्लास कियो तो करबो बियाह हो ग्रेस करबो ना तो नहीं करबो, ठीक ना? कर लिया बियाह। आगे देखो क्या होता है। एंड हैड टू सन्स, बाद में दो ठो नुनु भी हो गया ना। किसको? आइंस्टीन को। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल के बाद द मैरिज फॉल्टर्ड, शादी जो हो गया कमजोर होने लगा, फल्टर होने लगा। धीरे धीरे शादी का ये जो बंधन है क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। अब देखो क्या आ गया जिंदगी में। मिलेवा अपना खुद बौद्धिक क्षमता खोने लगी, उसको अच्छा नहीं लगने लगा इनके साथ, जिंदगी दुख की ओर जाने लगा। पति पत्नी में अगर कला हो तो उससे बड़ा नरक का जिंदगी कुछ नहीं, ठीक ना? आदमी अगर बहुत बड़ा अफसर बन जाए, एक और आदमी कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाए और एक और आदमी अगर लेबरी मजदूरी करता है और घर में पति पत्नी के साथ बहुत सुख शांति से रहता है, तो मैं कहूंगा वो आदमी ज्यादा सुखी है जो कि पति पत्नी मिलके ज्यादा सुखमय जिंदगी जीते हैं ना। अब इसका मतलब क्या है? अभी का जमाना जैसे है ना, अभी हम कह सकते हैं कि शादी लाइफ बनाओ, करियर बनाओ। क्या तुम लड़की के पीछे दिमाग लगाते हो? जिंदगी बर्बाद मत करो, कह देते हैं ना। लेकिन ये एक खास उम्र तक है, लेकिन आफ्टर एक्सट्रीम एज, एक ऐसा उम्र होगा उसके बाद अगर आप अभी के जमाने में लड़की के पीछे समय नहीं देते हैं तो आप अभी के लड़की का मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे, ना लड़की लड़का का मूल्यांकन सही कर पाएगा। नतीजा यही होगा, दोनों जो है प्रेशर कुकर का मस्तिष्क बना करके जिंदगी जिएगी, ठीक ना? दोनों का जिंदगी प्रेशर कुकर बनेगा, उसमें खूब भपा भपा के भोजन बनेगा। बात बुझे? इसलिए समय भी देना पड़ेगा। समय के पहले नौकरी ले लो, बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर पहुंच जाओ, ठीक ना? 24 साल 22 साल 23 साल तक में जगह पर पहुंचो, उसके बाद उधार का भी सिलेक्शन खुद को करना पड़ेगा लंबे समय तक, ठीक? तब आदमी को पहचान पाओगे। क्या एंड्रॉइड सेट का जमाना है अभी, ठीक ना? ये फेसबुक पर जो अभी चैटिंग चलता है ना, इसमें तू अगर समय बिल्कुल नहीं देगा तो प्राइवेट लाइफ विल फेल, ठीक ना? आपका प्राइवेट लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बात समझे? तो इसलिए लाइफ को सिक्योर तो करना है। इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि कम उम्र में जगह पर पहुंच जाए। बात मुझे? उसके बाद फिर उधर का भी पढ़ाई पढ़ना, उसके लिए गुरु खोजना होगा, तुमको कहीं होगा पता करना होगा, ठीक ना? क्योंकि अभी आप निश्चित होकर के रहेंगे ना तो कोनो जिंदगी सुखी नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके जिंदगी में क्या हो गया? लाइफ क्या हो गया इनका? लड़की का भी लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, उसका जो है बौद्धिक क्षमता खोने लगा। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, अब ये कैसा गृहिणी बन गई? अनहैप्पी। आफ्टर इयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, रोज झगड़ा झंझट चलने लगा। कोई हानि पुत्रा धुम्मा मरल ना पारे छे, कहां से आवे छे? और वो लड़की भी उसको गाली देने लगी कि तो ही कोरियानी पुत्री ना। दोनों चलने लगा, दोनों तरह से पूरा गाली गलौज पूरा चलने लगा, ठीक ना? वही कहता कांस्टेंट फाइटिंग, रोज मार, उठा पटक, ये जिंदगी बड़ा नीरस हो गया। द कपल फाइनली डिवोर्स, आहा दुख का दिन आ गया, डिवोर्स हो गया। इन 1990, 1919 ईस्वी में डिवोर्स हो गया। शादी कब किया? 1920। डिवोर्स कब हो गया? 1920 में। कैसा जिंदगी हुआ बताओ? मजेदार जिंदगी रहा? नहीं जैसा। तब इसका मतलब मेरे जैसा ऐसे नहीं रहना, ठीक नहीं? आइंस्टीन मैरिड
हिज कजन एल्सा, फिर आइंस्टीन ने शादी कर लिया किससे? एल्सा। सेम ईयर नहीं रह पाया अपना, फिर शादी तुरंत कर गया एल्सा से, उसी साल कर लिया था, जो सोनार भी ना कर सकते। ठीक है, तुम अलग अलग तुम्हें फर्क, तुम अलग रहो, अलग रह के दूसरी ब्याह कर लेंगे, ये भी विद्वान आदमी थे, क्या तुम्हारे साथ में टेंशन लेने जाएंगे, तुमको नहीं पसंद लगता रो, और ये घर बसा लिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise toward fame। अब ये coincide था, अनुकूलित था, उनके जिंदगी को उत्थान की ओर ले जाने के अनुकूल था ना। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, अब जो नया पर्सनल चैप्टर हुआ वो coincided था, उसके अनुकूल था with his rise to world fame, दुनिया में जस बढ़ाने के लिए अनुकूल था। अब इनको मिल गया होगा बढ़िया पत्नी, ठीक ना, अब उनको इनका विचार पसंद हुआ, ठीक ना, तो हुआ क्या होगा, ये भी थोड़ा सीधा हो गया होगा, ठीक ना। शुरू में फर्स्ट शादी में लड़का भी अटता है बहुत ज्यादा, ठीक ना, जब वो छोड़ छाड़ के चली गई हुई नहीं तो जिंदगी में लगा होगा कि बाबू अब हम इन्होंने कर ना, फिर छोड़ी चलो तो लेने देनी खड़ा, इसलिए जो है ये भी बेचारा सीधा सीधा हो गया होगा, ठीक ना, पत्नी के साथ बढ़िया जिंदगी अब जीने लगा। आगे बढ़ते हैं। He had published his general theory of relativity, है देखिए general theory of relativity ये पब्लिश कर दिया ना, which provided a new interpretation of gravity, गुरुत्वाकर्षण का जो है नया व्याख्यान दे दिया। इंटरप्रिटेशन मींस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन करना को क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन, व्याख्या है, नया व्याख्यान दे दिया किसके विषय में? ग्रेविटी के विषय में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में ना। एंड eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। 1919 ईस्वी में सूर्य ग्रहण लगा था। An eclipse of the sun, सूर्य का ग्रहण, eclipse किसको कहते हैं? ग्रहण। सूर्य ग्रहण लग गया, कब लगा? 1919। सूर्य ग्रहण के बाद क्या हुआ कि एक कहानी उसका लंबा चौड़ा है, आप लोग नहीं समझेंगे, अभी थोड़ा समय बता दूं। जैसे सूर्य ग्रहण लगा ना, उस समय ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था कि ये जो लाइट है ना, लाइट गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जब क्रॉस होता है तो ये भी झुक जाती है लाइट, ठीक ना, बात समझ रहे हैं? कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से लाइट आने के बाद क्या होता है, अपना मार्ग टेढ़ा उसका हो जाता है, लाइट का मार्ग भी सीधा नहीं रहता है, वो भी सरल रेखीय गमन नहीं होकर के टेढ़ी मेढ़ी भी गमन हो जाएगा। बात मुझे इसी का प्रूफ क्या था? सूर्य ग्रहण से। बाकी रिलेटिविटी में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में जब पढ़ाऊंगा तो, ठीक ना। An eclipse of the sun, सूर्य का ग्रहण 1919 में लगा, brought proof, ये प्रूफ कर दिया that कि it was accurate, कि यह बिल्कुल सही था। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected। देखते हैं, कहता है ना, कोई फिक्स स्टार का स्थिरताओं का जो लाइट होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट ना मार्ग से भटक जाना, विचलित हो जाना, ठीक। ये तो प्रूफ कर दिया, इट वाज एक्यूरेट, और ये एक्यूरेट था। क्या एक्यूरेट था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहा है कि लाइट जो है ना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा तो वो लाइट थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मार्ग से हट जाएगा। जैसे कि सीधा ऐसे चल रहा है, चलते रहेगा ना, किरण चल रही, किरण चलते रहेगी, लेकिन बगल में अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने वाला कोई पिंड मिल जाए तो लाइट क्या हो जाएगा? ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये प्रूफ किससे मिला? ये एक्लिप्स ऑफ द सन से। किससे मिला? इसमें दो साइंटिस्ट मिला था, ठीक है। 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगा था ना, तो सूर्य ग्रहण के बाद कोई स्टार का माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप लगा करके उसका फिगर लिया था और किरण को देखा गया था। किरण को जब देखा पता चला कि ऐसे करके रियल में मार्ग से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बात बुझे? ये प्रूफ मिल गया था, तब इनका थ्योरी को सबको मान लिया, कहां से है ये थ्योरी। Einstein had correctly calculated in advance, अब उन्होंने करेक्टली ठीक कैलकुलेट कर लिया, एडवांस द एक्सटेंट टू विच, उन चीजों को, उन विषयों को जिससे कि लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, स्थिर तारों से जो लाइट आया था, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट किया जा सकता है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
मतलब तारों का जब लाइट आया तारों से, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पास जैसे आया वो लाइट क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आया? आगे, द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, न्यूज पेपर वालों ने उनके वर्क का क्या कर दिया, प्रशंसा कर दिया, एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और वैज्ञानिक क्रांति आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना लंबा कहानी है? 17 तक है। तो अब नहीं हो पाएगा आज, ठीक है, तब तक के लिए बाय। हाँ बच्चों, तो हम लोग चालू करते हैं कल का जो शेष बचा हुआ था, पिछले क्लास का जो शेष बचा हुआ था, और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का कहानी का आधा पार्ट हम लोग खत्म किए थे, आधा बाकी था, उसको स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 13 से हम लोग आज चालू करेंगे। चालू करो। हाँ सर। देखिए 13 नंबर पैराग्राफ है, आइंस्टीन रिसीव्ड, एक मिनट, हाँ, आइंस्टीन रिसीव्ड, प्राप्त किया, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए नोबेल प्राइज का प्राप्त किया 1921। किस चीज के लिए? ही वॉज सर्व्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार से उनको इन्विटेशंस मिलने लगा, निमंत्रण मिलने लगा। बड़ा आदमी जब बन जाता है कोई ना, तो उसको पूरा आदमी चाहता है कि मेरे यहां आए, मेरे फंक्शन में आए, ठीक ना। तो और सावर्ड मीन्स बौछार कर देना, वर्षा जैसे होता है ना, पूरा बौछार उसी तरह। क्या चीज का? ऑनर्स का, सम्मान का। ही वाज सावर्ड, उसको बौछार किया गया विथ ऑनर्स, मतलब बहुत सारा सम्मान मिलने लगा ना, एंड इन्विटेशन, और बहुत सारा निमंत्रण भी मिलने लगा, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से। कोई दिक्कत? एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रशंसा भी करने लगा। वाह, बेस्ट है ना, वेल डन, वेल डन। आगे बढ़े। यस सर। आगे देखिए क्या होता है 14 नंबर पैराग्राफ में, when the Nazis came to power in Germany in 1933, 1933 ईस्वी में जर्मनी में जब नाजी सत्ता में आया था, मैं आपको उसमें वर्ड में बताया था नाजी क्या होता है, नाजीवाद और फांसीवाद। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, ये दोनों का उदय हुआ था। उन लोगों ने जो रूल रेगुलेशन चलाया, अपना शासन का जो रूल चलाया, तो उसको जर्मनी में हिटलर था, हिटलर वाला को नाजीवाद कहते हैं। हिटलर के नियमों का पालन करने वाले जितने थे सबको नाजीवादी बोलते थे, ठीक ना, और उसका थोड़ा सख्त नियम था। और इटली में मुसोलिनी हुआ था, मुसोलिनी के नियम पर जो चलते थे उनको फाशीवाद कहते हैं, ठीक ना, फांसीवाद भी कहते हैं, फासिज्म भी कहते हैं। बाकी हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे आप डिपली से, कोई दिक्कत। तो जर्मनी में कौन आया? नाजी शक्ति में आया ना, when the Nazi came to power, नाजी शक्ति में आया। और नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? हिटलर था। कौन था? हिटलर, जर्मनी का था, ठीक है। हालांकि ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। 1933 ईस्वी में ये हुआ, क्या हुआ कि जर्मनी में नाजी सत्ता आ गया, और नाजी सत्ता का संस्थापक कौन हुआ? हिटलर। आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, एमिग्रेट एक्स जोड़ माइग्रेट से बनता है, मतलब कि वो निकल के चला गया। कहां चला गया? यूनाइटेड स्टेट। 5 years later, 5 साल के बाद, लेटर मीन्स बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन। बर्लिन क्या है? जर्मनी का कैपिटल, ठीक। वहां जब न्यूक्लियर फिजन का खोज हुआ, had American physicist in an uproar, कहा था तब अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे उनमें खलबली मच गया। इन एन अप्रोयर, खलबली मच गया। क्या कि न्यूक्लियर फिजन का खोज हो गया, नाभिक के, हाँ, हो गया था, क्लियर हुआ ना। न्यूक्लियर, देखो एक तो न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक ना। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। कोई दिक्कत? नाभिकीय विखंडन क्या है वो आप पढ़ेंगे,
साइंस में मैं पढ़ा दूंगा। तो नाभिकीय विखंडन का जब खोज हुआ तो पूरा भौतिक शास्त्री क्या हो गया, खलबली मच गया, उसमें अप्रोयर हो गया ना। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड, फिलीम ना भागना, अब फ्लेड मीन्स भाग गया, बहुत सारे उसमें भाग गए, कहां, फ्रॉम फासिज्म, अब कहता है बहुत सारे फासिज्म से भी भाग गए, ठीक ना। फासिज्म से क्या आ गया, ये कहां है, इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ था। मुसोलिनी जो नियम लगाया था उनको, उसका पालन करने वाले को फासिज्म कहते थे ना, फांसीवाद। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। अब कहता है कि इटली से भी बहुत सारे लोग भाग के चले गए अमेरिका ना, और आइंस्टीन जैसे यहां से अभी भाग के चला गया, यहां यूनाइटेड स्टेट भाग के गया था ना, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं सर, सब क्लियर करो तुरंत। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. कहता है they were afraid, अब वे लोग भयभीत थे, the Nazis could build, वो बना सकते थे, इसको क्लाउड हम पढ़ देते, सॉरी, Nazis could build, नाजी शक्ति में जो था अर्थात कौन, हिटलर, हिटलर के लोग मिलकर के बना सकते थे, क्या बना सकते थे, एंड यूज, और यूज भी कर सकते थे, क्या चीज का, एटॉमिक बॉम्ब का। ये डर किसको हुआ, ये डर हुआ इसको, आइंस्टीन को। तो आइंस्टीन भाग करके कहां चला गया, यूनाइटेड स्टेट। और उधर इटली वालों को भी हुआ, इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ था, इटली में भी बहुत लोग को डर हुआ, क्योंकि वहां फासिज्म था, फांसीवादी उतना मजबूत नहीं थे, उनके पास वो हथियार नहीं अभी अवेलेबल हुआ था, तो उसका भी लोग भाग भाग करके अमेरिका चला गया, क्योंकि अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली है सब दिन ना, तो इनको लगा हो सकता है उनके पास संरक्षण मिल जाए। तब आगे होता क्या है, सब भाग भाग के अमेरिका वालों के पास जा रहा है, आगे क्या हो रहा है, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, कलीग कहते हैं एक साथ काम करने वालों को, ठीक ना। तो एक कलीग का अर्ज करने पर, अर्ज मना प्रार्थना, कहता आरजू है हमारे गना में, अर्ज में वो अर्ज इंग्लिश वर्ड है, मतलब प्रार्थना, ठीक है, रिक्वेस्ट। अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग ने जब अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, आइंस्टीन रोट अ लेटर, आइंस्टीन ने एक लेटर लिख दिया टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को, उसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनको क्या कर दिया, लेटर लिखा। ऑन 2 अगस्त 1939, कब लिखा, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड, जिसमें उसने चेतावनी दिया, आइंस्टीन ने चेतावनी दिया, वार्निंग दिया, क्या लिखा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब टेरिटोरी, मस्त बात का, देखिए क्या कहता है, कहता है कि ए सिंगल बॉम्ब, एक बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का, जो कि नाभिकीय विखंडन आधारित एटॉम बम हो, उस टाइप का एटॉमिक बम अगर एक ठो ब्लास्ट कर दिया था, एक्सप्लोड कर दिया था इन पोर्ट, एक बंदरगाह में, पोर्ट मींस बंदरगाह में, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, कहता बहुत अधिक बर्बादी कर सकता है, द होल पोर्ट, पूरा पोर्ट बर्बाद कर देगा, टुगेदर विथ, साथ साथ, सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कहता उसके आसपास का जो क्षेत्र है, टेरिटरी मींस क्षेत्र, टेरिटरी मींस क्षेत्र, सराउंडिंग ना आसपास, आसपास के क्षेत्र, मतलब पूरा पोर्ट तो बर्बाद करेगा ही, टुगेदर विथ का होता है साथ, टुगेदर विथ मींस साथ साथ, तो टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कहता उनके चारों तरफ जो क्षेत्र है उनमें से कुछ क्षेत्र को भी बर्बाद कर देगा, साथ साथ पूरा पोर्ट भी बर्बाद कर देगा। कौन बर्बाद करेगा, एटम। हिज वर्ड्स, उनके जो शब्द थे, डिड नॉट फेल, वो फेल नहीं हुआ, टू हैव एन इफेक्ट, वो प्रभाव डाल दिया, लिख के दिया। तो अमेरिका को जो राष्ट्रपति था उनको लगा नहीं रियल बात है, सलाह बढ़िया दे रहे हैं ना, और लिख के कौन दिया है, आइंस्टीन। आइंस्टीन कहां के है, जर्मनी का। एटॉमिक बम का आविष्कार कहां हो गया, अब देखिए जर्मनी में ही एटॉमिक बम आविष्कार हुआ, एटम से, और जर्मनी वाला ही राष्ट्रपति को यह एडवाइस दे रहे हैं ना। बाकी हिस्ट्री पढ़िएगा तो मजा लगेगा वहां, ठीक ना। हिस्ट्री तो बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अपर क्लास को पढ़ाऊंगा, तो उसमें वीडियो देख लेना। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक
बॉम्ब, तब अमेरिका वाला भी एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। अब ये देखो क्या करता है, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त रूप से, सीक्रेट प्रोजेक्ट ना, अब देयर आउन, खुद अपने आप बना लिया ना, एंड ड्रॉप्ड, और गिरा दिया, कहां गिरा दिया, इट ऑन द जापानी सिटीज, जापान के शहर में। आविष्कार किया कौन, यूरोप वाला, सूचना मिला किसको, अमेरिका वाला को, गिरा दिया एशिया पे पगला, नहीं हुआ। अब एशिया में है ना जापान, अब वो लोग कहां नाटक क्या लाके गिरा दिया जापान में। बाकी इसका नेटवर्क पढ़ेंगे आप, उसमें क्या कहते हैं हिस्ट्री में, ऑन द जापानीज सिटीज, और उसका नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और मैं तो बाइफरकेट इसको बताया था वर्ड पढ़ाते समय, हिरोशिमा में कब गिरा था, 6 अगस्त 1945, इसमें 9 अगस्त को ना। आगे बढ़ते हैं, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। कहता इस प्रकार के बर्बादी से आइंस्टीन डीपली हिल गया ना। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction। इस प्रकार के बर्बादी के कारण आइंस्टीन क्या हो गया, डीपली हिल उठा। This time he wrote a public missive to the United Nations। मिसिव है, मिसिव देखो किसको कहते हैं, एक मिनट, यहां देखिए लिखा हुआ है मिसिव क्या है, लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। कहता है जो लंबा लंबा पत्र हो और वो लॉन्ग हो और वो ऑफिशियली लेटर हो, उसको क्या बोलते हैं, मैसिव। क्या बोलते हैं, मिसिव, मिसिव। तो कहता है दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव, कहता है वो इस बार पब्लिक मिसिव लिखा, जनता की ओर से बहुत बड़ा पत्र लिखा ना, किसको, टू द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन को। इन इट, इसमें ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव दिया, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इन्होंने उनको क्या क्या प्रपोज किया, एक काम कीजिए पूरा विश्व लेवल पर का एक सरकार बनाइए, जैसे राज्य स्तरीय सरकार, जिला स्तरीय सरकार, IAS सब ना, राज्य स्तरीय सरकार, मंत्री सब, राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, और एक होता है पूरा देश के लेवल का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ना। अब इन्होंने कहा नहीं, पूरा विश्व लेवल का एक सरकार बना जाए, तब तो समस्या समाधान होगी। वो जबरदस्त कंसेप्ट दिया ना। Unlike the letter to Roosevelt, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। कहता अनलाइक कर दिया लेटर को रूजवेल्ट ने, और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पब्लिसिटी, पॉलिटिक्स। कहता क्या, आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व, ज्यादा इन्वॉल्व रहने लगा इन पॉलिटिक्स, राजनीतिक में, राजनीतिक में ज्यादा से ज्यादा वो इन्वॉल्व रहने लगा ना। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। कैंपेन समझते क्या होता है, कैंपेन का अर्थ होता है अभियान, कैंपेन का अर्थ क्या होता है, अभियान। अब विजनरी क्या, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, बुद्धिमानी तरीका से जो फ्यूचर के बारे में सोचे, ऐसे पर्सन को विजनरी पर्सन बोलते हैं। इसका यूज अभी बाद में होगा, इस 17वां पैराग्राफ में। यहां आइए हम लोग, तो ये तो पॉलिटिक्स में पूरा क्या होने लगा, इन्वॉल्व होने लगा, ज्यादा से ज्यादा मोर इन्वॉल्व होने लगा ना। और आगे क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है कि एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। आर्म्स का अर्थ होता है हथियार, आर्म्स का अर्थ क्या होता है, हथियार। ये हथियार को एंड करने का
ये योजना बना लिया कि हथियार जो बिल्डअप हो रहा है, बनना हो रहा है, ये बंद हो जाए और इसका यूज भी क्या हो जाए, बंद हो जाए, एंड हो जाए। कोई दिक्कत? एजिटेट का अर्थ वही होता है, एक प्रस्ताव देना, आग्रह करना ना। हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कहता अपनी लोकप्रियता पर जो अभियान के लिए था, शांति और प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र लोगों की भलाई के लिए, पीस में शांति, शांति और प्रजातंत्र के लिए ये जो कैंपेन था, इसके लिए, इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि लोगों में सबसे पहले आर्म्स बिल्डअप जो हो रहा है, हथियार जो बनाने का ये काम करने लगा, इसको सबसे पहले हमको एंड करना है और इसका यूज को भी एंड करना है। समझ में आया कि इनका प्रस्ताव था ना कोई हथियार बनाए ना कोई उसका यूज करे। कोई दिक्कत? वर्ल्ड लेवल का गवर्नमेंट बनाने की चर्चा भी हुई। आगे कहा जा रहा है कि व्हेन आइंस्टीन डायड, जब आइंस्टीन डाई हो गया, डेथ कर गया 1955 में एट द एज ऑफ 76। ये याद रखिएगा कब डेथ हुआ, 1955। कितने एज में? 77। तब कहता ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तब उनका सेलिब्रेशन हुआ, उत्सव मनाया, ही वाज सेलिब्रेटेड, उसका उत्सव मनाया गया डेट का, किस रूप में? एज अ विजनरी, कि उनको कहा ये विजनरी था। विजनरी का अर्थ क्या होता है? भविष्य सोचने वाले ना, अभी पढ़ाया था ना विजनरी का अर्थ। देखिए, ये पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, ज्ञानवर्धक तरीके से फ्यूचर के बारे में जो सोचता है, ऐसे पर्सन को विजनरी कहते हैं। तब इनका जो सेलिब्रेशन हुआ डेथ के बाद, किस रूप में? विजनरी के में, मींस ही वाज अ विजनरी पर्सन। समझ में आया? आगे कहता एंड वर्ल्ड सिटीजन, उसको विश्व नागरिक बता दिया गया, पूरा विश्व का चिंता करने लगा, इसको विश्व नागरिक। हम लोग भारतीय नागरिक है, लेकिन वो इनको क्या संज्ञा मिल गया? विश्व नागरिक है। आज मच आज साइंटिफिक जीनियस, यहां तक कि उनको वैज्ञानिक जीनियस भी कहा। जीनियस में अति तेज, बहुत प्रतिभाशाली। आगे बढ़ो, वो खत्म हो गया। तो इस प्रकार कहानी एंड हो गया बच्चों। तो फिर हम लोग एक बार आप अपने से रीडिंग देंगे, जो प्रॉब्लम हो तो आप वर्ड वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हुआ होगा अगर आप वर्ड वाला क्लास पढ़ करके यहाँ आए होंगे। और कहानी लंबा चढ़ा हो जाता है, समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से खींचना पड़ जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। इसके बाद इस कहानी का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊंगा सॉल्व, और उसको आप जरूर देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।